बैलेंस शीट के हवाले से एफबीआई ने एक नया डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है जो कि 22 अप्रैल को इशू किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर दिए गए हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है कि हमने मंथली बैलेंस शीट फाइल करनी है, किस डेट की बैलेंस शीट फाइल करनी है, कमिश्नर उसको कैसे प्रूव करेगा, अगर आपने गलत बैलेंस शीट फाइल कर दी है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से डिफरेंट लेक्चर हम देख चुके हैं। जैसे क्विक रिकैप के लिए हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि 350 एक ऐसा इशू किया गया था 7 मार्च को, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के जो रूल्स उसको चेंज किया गया। एक रूल था बैलेंस शीट के ऊपर के बिजनेस ने आप बैलेंस शीट सबमिट करनी है। अगर कंपनी है जिनके एक से ज़्यादा मेंबर है उन्होंने फाइल नहीं करना, मैन्युफैक्चरर ने नहीं करना, इसके अलावा बाकी जितने भी बिजनेस है उन्होंने बैलेंस शीट को सबमिट करना है। ये क्यों रूल बनाया गया? क्योंकि अभी आज जो फेक इनवाइसेस का बिजनेस है उसको मॉनिटर करने के चक्रों में है। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपका 1 मिलियन का कैपिटल है तो इसके 5 टाइम से ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। मतलब जितना भी कैपिटल आपने रिपोर्ट किया हुआ है उसके 5 टाइम से ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट तरह की कंडीशन उन्होंने लगाई थी। इसके ऊपर फिर बैलेंस शीट के ऊपर हमने डिफरेंट लेक्चर्स देखे और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाना है। तो बैलेंस शीट के हवाले से ये शीट जो थी इसके ऊपर हमने डिस्कशन की कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर बैलेंस शीट है, उसके अलावा रिकंसिलेशन है, फिर स्टॉक एंड परचेज की रिकंसिलेशन है, फिर उसके बाद एक प्रोफाइल पिक्चर है। तो ये हम देख चुके हैं डिफरेंट लेक्चर में। और मैंने यही बताया था कि आपने 30 जून की बैलेंस शीट सबमिट करनी है। एज ऑन 30 जून जो लेटेस्ट बैलेंस शीट है वो फाइल कर दें। जो आपकी टैक्स रिटर्न में आ रही है उसको प्रॉपर बना के फाइल कर दें। तो ये जो फाइल थी ये मैंने आपको शेयर भी की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, उस पर क्लिक करके आप फाइल ले भी सकते हैं। अब जो आज डॉक्यूमेंट इशू किया गया है इसके अंदर उनके जो क्वेश्चन थे कुछ टैक्स पेयर के, उन्होंने उसको एड्रेस किया है। 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी हमने बैलेंस शीट सबमिट की हुई थी लेकिन अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा जी प्रोफाइल के अंदर जाके ना आप बैलेंस शीट अपडेट कर दें। जो इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से अपडेट करना है। मैंने वहां पे भी बताया था कि बैलेंस शीट को केयरफुली बनाएं, या तो एज ऑन 31 मार्च की बना लें या 30 जून की बना लें। 30 जून अगर आपने रिटर्न के टाइम पे कोई डाटा सबमिट किया हुआ है तो उसी को कैरी करना है आपने। और अगर आप क्लियर नहीं है तो जो वहां पे रिपोर्टेड है उसके मुताबिक बना के आपने रिपोर्ट करना है केयरफुली। ये मैं बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब उन्होंने कहा कि जी अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की हुई है ना तो अब सिस्टम क्या करेगा, ऑटो अप्रूव करेगा उसको। मतलब ये है कि वो कमिश्नर एक एक, मैंने जैसे हमने शुरू में भी देखा था कि ये सारा जो सिस्टम है चौक हो गया, पेमेंट्स लोगों के पास अवेलेबल है, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रही, ड्यू डेडलाइन निकल चुकी है लेकिन अभी तक रिटर्न फाइल नहीं हो रही। अब इसमें टैक्स पेयर का तो कोई कसूर नहीं है, सिस्टम उन्होंने चेंज किया लेकिन उसके साथ एसओपी नहीं दिया, उसके साथ जो सिस्टम था प्रोसेस था उसको अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सारी रिटर्न लेट हो गई। टैक्स रिटर्न जो टैक्स डिपॉजिट था वो ऑन टाइम नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जी जो आप बैलेंस शीट सबमिट करेंगे उसका ऑटो अप्रूवल आपके पास आएगा, क्योंकि कमिश्नर्स की तरफ से डिफरेंट ऑफिस की तरफ से मैसेज गए कि भाई हम एक एक काम क्लरिकल काम को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, हमारे पास दूसरे काम भी है, ऑब्वियसली उनके पास दूसरे टास्क भी है। अगर एक कमिश्नर के पास 500 केस है तो सारा दिन वो यही प्रूव करेंगे, उसमें क्यूरीज आएंगे, वो क्वेश्चन रेज करेंगे, तो काम सारा सिस्टम जो है वो स्टॉप हो गया था, टैक्स की कलेक्शन रुक गई थी। इस वजह से अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया कि भाई जो बैलेंस शीट आप सबमिट करेंगे उसका ऑटो अप्रूवल आएगा। पहला पॉइंट तो ये वाला है। उसके बाद क्या आता है कि हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि जो उन्होंने एक प्रोफाइल का डॉक्यूमेंट दिया हमें कि बैलेंस शीट जाके प्रोफाइल में अपडेट कर दें, और वो 30 जून, अगर मैं बताता हूं कि किस डेट की करनी है। लेट्स से आपने 30 जून 23 की कर दी थी वो वाली बैलेंस शीट, तो अब क्या होगा कि वो एक बार तो सबमिट हो जाएगी और आपकी टैक्स रिटर्न भी सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आप बैलेंस शीट सबमिट करेंगे कुछ टाइम के बाद जो ऑफिसर है वो रिव्यू करेगा केस टू केस। अगर उसको कोई क्वेश्चन रेज होता है, उसको कोई कंफ्यूजन होगी तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, एक्सप्लेनेशन का नोटिस भेज सकता है, आपकी रिटर्न को ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है। तो ये अब उन्होंने ये कहा कि जो टाइम जो टैक्स पेमेंट है, ये रिटर्न है, वो रुके ना, ऑटो अप्रूवल आ जाए, लेकिन ऑफिसर अभी भी उसके पास एक संतांश अवेलेबल है, उसके पास अभी भी इसको चेक करने की उसकी जेडीज में या एसओपी में चीजें शामिल है कि वो उसको किसी भी टाइम देख सकता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जी आपने कोई भी, अगर आपने कोई अप्रूवल देनी है, अगर आपको कोई इशू आया है, उनकी बैलेंस शीट में कोई मसला आया है, कोई क्वेश्चन आया है, तो आप क्विकली उसका रिस्पांस देंगे, आप डिले नहीं करेंगे। जैसे अभी 7 मार्च का डॉक्यूमेंट आया हुआ है, अभी तक 22-23 अप्रैल हो चुकी है, टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुई, तो ये किन के एंड पे डिले है? एफबीआर के ऑफिसर के एंड पे डिले है। तो उन्होंने कहा है कि जी आपने डिले नहीं करना, इसका टाइमली रिस्पांस देना, जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको एक्सप्लेन करें ताकि टैक्स पेयर फौरी एक्सप्लेन करके आपको रिप्लाई करके अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। तो डिले नहीं करना। लेट्स सी इसमें क्या होता है, नॉर्मली तो डिले ही होता है, आप सब देख ही रहे हैं। उसके बाद क्या आता है कि जी बैलेंस शीट किस
किस डेट की, आपको ये भी क्वेश्चन था कि बैलेंस शीट किस डेट की फाइल करनी है, तो मैंने स्टार्ट से आपको बताया 7 मार्च से मैंने कोई 10-12 लेक्चर बनाए बैलेंस शीट के ऊपर। मैंने हमेशा आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कोई डेडलाइन या ड्यू डेट नहीं थी, डेडलाइन तो सॉरी अवेलेबल थी, ड्यू डेट नहीं थी कि किस डेट की आपने बैलेंस शीट सबमिट करनी है, मतलब एज ऑन किस डेट की है। तो आपके पास जो लेटेस्ट बैलेंस शीट थी वो 30 जून की थी। नॉर्मली बड़ी कंपनीज या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो मंथली बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, छोटे सेटअप के पास तो अवेयरनेस ही नहीं है, वो डाटा की कलेक्शन उस तरीके से नहीं है, डाटा का इनपुट नहीं है, वो आउटपुट कैसे बना सकते हैं, उनको तो बैलेंस शीट का पता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों का तो पता ही नहीं था, तो वो कैसे सबमिट कर सकते हैं एज ऑन का। तो इस वजह से जो लास्ट बैलेंस शीट थी 30 जून की, उसकी बेस पे आप बना के सबमिट करेंगे। ये हम बड़ी बेस पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, अब उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया है। अब आता है अगला पॉइंट कि अगर आपने बैलेंस शीट सबमिट कर दी है तो क्या मैं बैलेंस शीट चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया है आरपी जो है रजिस्टर्ड पर्सन जो है जिनका सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, जो बैलेंस शीट फाइल कर रहे हैं उसको आरपी बोला जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो अब वो किसी भी टाइम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये मॉडिफाइड मेरे ख्याल में मंथली बेसिस पे होगा। अगर एक बार आपने फाइल कर दी है तो अभी आपको उस महीने में वो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ जाके आपको अलाउ कर देगा। लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, लेकिन अभी तक मेरी जो ओपिनियन है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि नेक्स्ट मंथ में उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों कि आपकी सेल ज्यादा हुई है तो आप उस तरीके से अपने कैपिटल को भी अपडेट कर सकते हैं। तीसरा क्या पॉइंट आता है कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से ऑफिसर क्लियर नहीं है तो वो जो मॉडिफाइड बैलेंस शीट है उसको भी रोक सकता है। मतलब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भेज सकता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंट तरह के टास्क हैं। इस वजह से मैंने कहा है कि पहले भी हमने डिस्कस किया बड़ी डिटेल में कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं उसको केयरफुली बनाएं। 30 जून का जो डाटा अवेलेबल है उसी को चाहे सबमिट कर दें, बाद में उसको अपडेट कर लें, लेकिन वन टाइम उसको प्रोसेस करने के बाद आप केयरफुली, बल्कि पहली बार भी आपको वही बनाना चाहिए जो आपने 30 जून पे बताया हुआ है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप एक्सप्लेन करने के मूड में हो। दूसरा मैंने ये बताया था ये नई चीज है, एफबीआर के ऑफिसर्स जो है एलटीओ आरटीओ लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, जो सीटीओ लेवल पे, वो ऑलरेडी उनके लिए भी नई चीज है, क्योंकि रूल ये अवेलेबल था लेकिन वो कभी देखते नहीं थे। नॉर्मली लोग बैलेंस शीट सबमिट करते हैं टैक्स रिटर्न के साथ, लेकिन इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब रिक्वायरमेंट आ गई है क्योंकि उन्होंने फेक इनवॉइसेस या डिफरेंट तरह का जो सेल टैक्स रिटर्न है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, तो हम भी फाइल कर देंगे। तो ये आपने याद रखना है। ये इसमें बैलेंस शीट को बनाते हुए कुछ हमने डिफरेंट तरह की जो कंडीशन थी, कुछ चीजें हमने याद रखनी थी, किस तरीके से लिंक करना था, इस लेक्चर में देखा हुआ है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई सबसेट चाहिए बैलेंस शीट की केयरफुली बना, आप बल्कि आप हमने ये डिस्कस किया था कि आप इसको केयरफुली खुद बनाएं, लेकिन अगर आपको किसी वजह से सबसेट की जरूरत है तो आप जो नंबर मेंशन है वहां पर रब्ता भी कर सकते हैं। हमारी बैलेंस शीट प्रिपरेशन की सबसेट और ऑनलाइन डाटाबेस की सबसेट भी अवेलेबल है, जहां पे आप डाटा बोर्ड इनपुट करके अपना जो आउटपुट है रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये हर महीने अब रूल इंप्लीमेंट होगा और आपने सबमिट करना है। एक जो पॉइंट बड़ा जरूरी था वो ये था कि आपने हर महीने सबमिट करना है, ऐसा नहीं है। वो वन टाइम आपने सबमिट कर दी, जब वो मॉडिफाई करेंगे आप मॉडिफाई कर दें, उनको कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिफरेंट तरह की थ्योरीज आ रही थी कि वर्किंग कैपिटल में प्रॉफिट शामिल है, वर्किंग कैपिटल में हम जो क्रेडिटर है उनका बैलेंस भी लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग लेंगे, क्योंकि जो लाइबिलिटी, इक्विटी और लाइबिलिटी है यही तो सारा बेस है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है और आपने लोन लिया हुआ है तो वहां से आप सेल जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस को घुमा रहे हैं, साइकिल चलाया हुआ है। तो अब आरबीआई ने काफी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि आप उसको सबमिट करें। और उसके बाद मैंने जो बैलेंस शीट सबमिट कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं कि जो अदर लाइबिलिटी है या नॉन टर्म लाइबिलिटी है, जो आपने क्रेडिटर के पैसे देने हैं, उसको मैं कैपिटल का पार्ट बना रहा हूं, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जिन लोगों की सेल 5 टाइम्स से ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, कैपिटल के बेस पे तो कम है, अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है तो उसकी बेस पे सेल जनरेट हो रही है, वो बाइंग करते हैं, सेल करते हैं। तो मैं इसलिए कैपिटल का पार्ट बना रहा हूं। कैपिटल में मैं प्लस करता हूं लॉन्ग टर्म लोन को, प्लस करता हूं क्रेडिटर को, तो ये सारी फिगर कैपिटल की आती है। इनफैक्ट ये कैपिटल की फिगर नहीं है, लेकिन चूंकि हमें उसने अपना एसओपी क्लियर नहीं किया, तो मैं अगर कैपिटल लिख दूं 1 लाख, मेरा एक्चुअल में जो बाकी बोरिंग मिला के 2 मिलियन हो, तो मेरी तो सेल नहीं होगी। तो इस वजह से हम टोटल ये वहां पे लिखते हैं। हाँ, कल को पूछेगा तो हम उसको बता देंगे कि भाई ये बिजनेस साइकिल है, इस तरीके से चलता है, लोन लेते हैं क्रेडिटर से उधार लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, सेल करते हैं, पैसे आते हैं, पे कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल साइकिल है। बीआर भी समझेगा कुछ टाइम के बाद, वो समझ भी रहा है, नई नई चीजें इस वजह से इशू भी हो रही है, कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट भी आएंगे। तो इस वजह से काफी डिटेल में हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।